नमस्कार दोस्तों हम क्लास 7 के एनसीईआरटी के साइंस के बुक को कवर कर रहे थे जिसमें आज हम लास्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है जिसमें आज हम पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस सेशन में हम पृथ्वी की दो अलग-अलग गतियों के बारे में बात करेंगे जिसे हम घूर्णन और परिक्रमण इसके नाम से जानते हैं। इंग्लिश में घूर्णन को रोटेशन कहते हैं, परिक्रमण को रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, इन दोनों का क्या प्रभाव होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। हम सूर्य ग्रहण के बारे में बात करेंगे और चंद्र ग्रहण के बारे में बात करेंगे और इन दोनों ग्रहण के समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की क्या-क्या स्थितियाँ होती हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का ये जो हमारा सेशन है, वो आपके बेस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन को समझते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन जो गति है, ये गति क्या होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो घूमना होता है, इसी को हम घूर्णन कहते हैं। इस तस्वीर में आप देखिए ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी में ये पृथ्वी का अपना एक अक्ष है। अब ये जो अक्ष है वो बिल्कुल सीधा नहीं है। इसका कारण ये है कि पृथ्वी से एक बहुत टाइम पहले एक बहुत बड़ा जो मंगल ग्रह है उसके आकार का जो है ग्रह टकराया था और उसकी वजह से पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 साढ़े 23 डिग्री झुक जाती है। तो पृथ्वी का जो अक्ष है वो सीधा ना होके 90 डिग्री ना होके जो अपने मूल अक्ष होता है, जो अभिलंब होता है, उससे साढ़े 23 डिग्री का ये एंगल जो है ये साढ़े 23 डिग्री है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे साढ़े 23 डिग्री झुकी हुई है और इसी अक्ष के चारों तरफ इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की तरफ जो पृथ्वी घूर्णन करती है, पृथ्वी जो गति करती है उसी को हम घूर्णन कहते हैं, उसी को हम रोटेशन कहते हैं। अब इसी रोटेशन की वजह से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पृथ्वी पे दिन और रात होता है। अब पृथ्वी का जो ये अक्ष है, ये अक्ष कोई वास्तविक रेखा नहीं होती, ये एक काल्पनिक रेखा होती है जो आपको उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हुई दिखती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है। तो आप इस रेखा को उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक जाते देख सकते हैं और ये एक काल्पनिक रेखा, ये कोई वास्तविक रेखा नहीं होती। विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, इन सभी रेखाओं की तरह ये जो अक्ष है, वो भी पृथ्वी का जो अक्ष है, वो भी एक काल्पनिक है। तो हम पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव की बात करें तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही दिन और रात होती है। जैसे मान लीजिए सूर्य इधर है, पृथ्वी अपने अक्ष पे इस तरीके से घूम रही है, ये आप देख सकते हैं। फिर अभी जो पृथ्वी का ये वाला पार्ट है, ये पार्ट अभी सूरज के सामने है तो यहाँ पे दिन हो जाएगा, ठीक बात है। फिर जब ये वाला पार्ट इधर घूम के आ जाएगा और ये काला वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सूरज के सामने आ जाएगा, तो फिर इससे जो अभी जहाँ पे अंधेरा है वहां पे सूर्य का प्रकाश आने की वजह से वहां पे दिन हो जाता है और फिर जहाँ पे अभी दिन है वो इसके घूर्णन की वजह से इस तरफ आ जाता है और यहाँ पे रात हो जाती है। तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही दिन और रात हमारे पृथ्वी के ऊपर होता है, ठीक है। अब इस घूर्णन की जो दिशा होती है मैंने आपको बताया कि पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन असल में होता क्या है कि जो पृथ्वी है वो घूम रही है। आपको सूरज अपने आकाश में विचरित करता हुआ प्रतीत होता है, सूरज घूमता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन सूरज नहीं घूमता। घूमता कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी की ये जो गति है, पृथ्वी का ये जो घूमना है अपने अक्ष पे, जिसको घूर्णन कहते हैं, वो पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। इसीलिए हमें सूरज पूरब से उगता हुआ दिखता है और पश्चिम में अस्त होता हुआ दिखता है। आप अगर किसी रेलगाड़ी में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसके ठीक उल्टी दिशा में आपको बाहर की चीजें जाती हुई प्रतीत होती है। उसी तरीके से सूरज चूंकि आसमान में हमारे तुलना में स्थिर है, तो सूरज जो है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है, इसलिए सूरज हमें पूरब से पश्चिम की तरफ जाता हुआ दिखता है। और जो हमारा सूरज है उसको हम कहते हैं कि वो पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन में यानी कि अपने अक्ष पे पूरा एक बार घूम जाने में जो समय लगता है पृथ्वी को, वो 24 घंटे होता है और इसी समय को हम एक दिन की संज्ञा देते हैं, ठीक है। और इस 24 घंटे में आपको 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात जो है वो देखने को मिलती है। अब हालांकि दिन और रात इस दोनों के इन दोनों के ड्यूरेशन में हमें अंतर देखने को मिलता है और ये अंतर इस वजह से होता है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे साढ़े 23 डिग्री झुकी हुई है, इसकी वजह से जो सूरज है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में विचरित करता हुआ दिखता है। इसके बारे में हम आगे ज्योग्राफी में बात करेंगे। अब चूंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये हुई कि साइंस के बुक में इन सारी बातों को लिख देना जो कि ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स हैं, तो ये थोड़ा लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी चूंकि आपके साइंस के बुक में इसको डिस्कस किया गया है तो जाहिर सी बात है मेरा काम है डिस्कस करना। ज्योग्राफी में हम इन सारे प्रोसेसेस को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
तो हम बात कर रहे थे पृथ्वी के घूर्णन में लगने वाले समय के बारे में, जो होता है 24 घंटे, और इसे 24 घंटे को हम एक दिन कहते हैं। और अक्षीय झुकाव के बारे में मैंने आपको बताया कि 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। और इसके पीछे का कारण है कि मंगल ग्रह जितना बड़ा आकार का जो एक ऑब्जेक्ट हमारे पृथ्वी से टकराया था, और उसी की वजह से ये जो टिल्ट है ये हमारे एक्सेस में आया है, अर्थ के एक्सेस में आया है। और इसी अक्षीय झुकाव की वजह से जो मौसम है उसमें परिवर्तन होता है। कैसे होता है ये हमारे काम का विषय नहीं है, ये हम आगे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, या फिर लास्ट में जब मैं आपको परिक्रमण बताऊंगा तो उस परिक्रमण को इस अक्षीय झुकाव के साथ मिला के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस तस्वीर के माध्यम से आपने समझा कि किस तरीके से पृथ्वी के ऊपर दिन और रात होते हैं। अब आप पृथ्वी की इस गति को, जो घूर्णन की गति है, उसको दर्शाने के लिए जब आप एक लोलक को लेते हैं तो उससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पृथ्वी की गति है वो घूर्णन जो है वो करती है। जैसे अगर आपने पिछले मेरे वीडियोस को देखा है जहाँ पे मैंने जो 6th क्लास में समय और गति का मापन सिखाया था, माफ कीजिएगा, इसी क्लास में जब मैंने समय और गति का मापन सिखाया था तो वहां पे मैंने आपको गैलीलियो के बारे में बताया था, जिसने कि लोलक के एक महत्वपूर्ण गुण का पता लगाया था। और ये गुण क्या था कि वो एक आवर्ती गति करती है, वो एक दोलन गति करती है ना। अब इसी गैलीलियो ने जब महत्वपूर्ण गुण का पता लगाया लोलक के, तो फिर जो हाइगेन्स नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने लोलक घड़ी बनाई। और 19वीं शताब्दी के मध्य में एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लियोन फोको। उन्होंने इसी का जो है इस्तेमाल पहली बार पृथ्वी के घूर्णन को दिखाने के लिए किया। अब जब उन्होंने एक लोलक बनाया पृथ्वी के घूर्णन को दिखाने के लिए, तो उनके सम्मान में इसको फोको लोलक या फोको पेंडुलम के नाम से जाना गया। इसमें एक बहुत ही भारी गोलक होता है जिसमें एक लंबी डोरी होती है जो किसी ऊंची छत से लटका होता है। जैसे अब हमारे नई दिल्ली में जो नया संसद बना है, तो इस संसद के संविधान सदन में आप देखेंगे एक फोको पेंडुलम लटका हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये फोको पेंडुलम है, ये छत से लटका हुआ है। ये फोको पेंडुलम भारत जो पृथ्वी है उसके घूर्णन को दिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी का घूर्णन क्या होता है। तो अपने अक्ष पर पृथ्वी की जो गति होती है पश्चिम से पूरब की तरफ, उसको हम पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। ठीक है, इसके कारण ही दिन और रात होती है। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। पृथ्वी के घूर्णन में लगने वाला समय 24 घंटा है। और पृथ्वी जिस अक्ष पे घूमती है वो अक्ष अपने जो है वो मूल से वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, और इसी झुकाव की वजह से मौसम में परिवर्तन होते हैं। आप इस तस्वीर को भी देख सकते हैं कि इस तस्वीर में जो है, यहाँ पे देखिए, इधर से सूरज है और सूरज की रोशनी जिधर पड़ रही है उधर दिन है और आधे पृथ्वी पे रात है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में आप देखेंगे पृथ्वी के अक्षीय झुकाव की वजह से हमारे अर्थ के कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पे आपको चौबीसों घंटे जो है वो दिन देखने को मिलेगा, और अर्थ के कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पे चौबीसों घंटे आपको रात देखने को मिलेगी। कैसे होता है ये हमारे ज्योग्राफी का पार्ट है, तो हम वहां पे समझेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, ये हमारी एक्सिस है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इस झुकाव की वजह से जो इक्वेटर है, उस इक्वेटर पे तो साल भर जो लंबवत है सूरज की किरणें पड़ती है, लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है वहां पे भी सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है। फिर आप देखेंगे दिसंबर के महीने में जो मकर रेखा है वहां पे भी सूरज की किरणें लंबवत पड़ने लग जाती है। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि सूरज की लंबवत किरणें या सूरज जो है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही विचरित करता रहता है। ये वो मैक्सिमम एक्सटेंट है, जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री और जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ। तो ये दोनों रेखाएं ऐसी रेखाएं हैं जो सूरज के मैक्सिमम लंबवत किरणों को दर्शाती हैं, यानी कि ये वो अधिकतम अक्षांश है जहां पे सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है। तो हमारे ग्लोब पे जो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री का जो अक्षांश स्पेसिफिकली लिखा गया है, जिसको हम 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं उत्तर में, और 23.5 डिग्री दक्षिण को हम मकर रेखा कहते हैं। फिर 66.5 डिग्री उत्तर को हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिण को हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो इसके पीछे के कारण ये है कि पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है उसकी वजह से ये सारे के सारे अक्षांश जो है वो कुछ ना कुछ महत्व रखते हैं, और इसीलिए इनको जो है स्पेसिफिक नाम दिया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये मुख्यतः ज्योग्राफी का टॉपिक है, जो घूर्णन है, परिक्रमण है, किस तरीके से पृथ्वी गति करती है, किस तरीके से 66.5 डिग्री और नॉर्थ है 66.5 डिग्री साउथ है, उसका इंपॉर्टेंस है। फिर आपको लाहाइना नून का कॉन्सेप्ट निकल के आता है यहीं से, पृथ्वी के घूर्णन से। तो ये सारी चीजें जो है उसके बारे में हम आगे ज्योग्राफी में बात करेंगे। अभी फिलहाल हमने किसके बारे में बात की? पृथ्वी के घूर्णन के बारे में। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के परिक्रमण के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो पृथ्वी का घूर्णन क्या था? एक अक्ष होता था, इसी अक्ष के चारों तरफ पृथ्वी घूमती रहती थी, इसको हम कहते थे घूर्णन।
पृथ्वी का परिक्रमण जो होता है, जो रिवॉल्यूशन होता है, वो किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ पृथ्वी की गति होती है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है? सूर्य। तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की जो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति है, हम उसको परिक्रमण कहते हैं। ठीक बात है। अब ये जो पथ पर गति करती है, हम उसको पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन में कितना समय लगता था? 24 घंटे, है ना। पृथ्वी के आप देखेंगे परिक्रमण में लगने वाला जो समय है वो 365 दिन है और 6 घंटे है। तो जो घूर्णन में लगने वाला समय था, हम उसको एक दिन कहते थे, और जो परिक्रमण में लगने वाला समय है 365 दिन और 6 घंटे, हम इसको एक वर्ष की संज्ञा देते हैं। यानी कि एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, और यही 4 सालों में 6 घंटे मिलके 24 घंटे हो जाते हैं, और 24 घंटे इज इक्वल टू एक दिन, अभी मैंने आपको बताया। और इसलिए जो हर 4 साल पे हमें लीप ईयर देखने को मिलता है, उसमें 366 दिन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि 365 दिन पहले से है, और 6 घंटे करके अगले 4 साल में एक दिन और जुड़ जाता है, तो 365 में एक दिन जुड़ने की वजह से ये 366 दिन हो जाता है। आई होप आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब ये जो पृथ्वी का परिक्रमण है, इसकी वजह से और हमारे पृथ्वी के 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव की वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। कैसे होता है, अभी आप समझेंगे। और पृथ्वी पर जो ऋतुएं की टॉपिक है, इसमें हम समझेंगे कि कैसे पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन होता है। लेकिन उससे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये दिसंबर का महीना है, और अलग अलग महीनों में जो अलग अलग तारों का समूह है, जिसको हम कॉन्स्टलेशन या फिर तारामंडल कहते हैं, उनकी स्थिति अलग अलग होती है। ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की परिक्रमा होती है, वो चूंकि वर्ष भर होती है, और इसमें रात्रि आकाश का जो दृश्य है, अलग अलग जो तारामंडल की स्थिति है, वो भी परिवर्तित होती रहती है। ठीक है ना। तो इन्हीं तारामंडल के जो उपस्थिति है, उन्हीं की उपस्थिति से हमारे देश के बहुत सारे ऐसे आदिवासी समुदाय हैं, जैसे कि आपको पश्चिम भारत में भील और पवारा समुदाय देखने को मिलेंगे। तो ये इन्हीं तारामंडल की स्थिति से मॉनसून के आगमन का पता लगाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार तारों का पैटर्न जो पूरे वर्ष भर में रहता है, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जो कि तकनीकी से उतने ज्यादा वाकिफ नहीं है, तो वो इन्हीं तारों का पता लगा के मॉनसून के आगमन का पता लगाते हैं। इन तारों की स्थिति देखते हैं, और फिर ये अंदाजा लगाते हैं कि मॉनसून कितने टाइम पे आएगा। तो ये दोस्तों हमने बात करी पृथ्वी के परिक्रमण के बारे में। तो घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं पृथ्वी पर ऋतुओं के बारे में। देखिए, हम दो अलग अलग महीनों के बारे में बात करेंगे, जून के बारे में और दिसंबर के बारे में। ठीक है। देखिए, जून महीने में पृथ्वी जो है, चूंकि अपने 23 पर अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो जून महीने में आप देखेंगे जो पृथ्वी का अधिकांश उत्तरी गोलार्ध का भाग है, वहां पे आपको सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हुई दिखती है। तो जून महीने में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ होता है, और दक्षिणी गोलार्ध सूरज से परे होता है। अब इसकी वजह से जो उत्तरी गोलार्ध है, उसमें 12 घंटे से ज्यादा सूर्य प्रकाश मिलता है, और हमारे अर्थ पे ऊर्जा यानी गर्मी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूरज है। तो चूंकि सूरज का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में 12 घंटे से ज्यादा मिल रहा है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जून के महीने में आपको ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में ठीक उसी महीने में आपको शीत ऋतु देखने को मिलेगी, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूर्य से परे होता है, सूर्य की किरणें वहां तक लंबवत नहीं पहुंच पाती। ठीक बात है। वहीं अगर आप दिसंबर महीने की बात करें, तो बिल्कुल जून के उल्टी स्थिति हो जाती है। जैसे जून महीने में उत्तरी गोलार्ध जो था वो सूर्य की तरफ था, तो दिसंबर महीने में दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ चला जाता है। ठीक है। और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ जाता है, तो जाहिर सी बात है सूर्य का जो प्रकाश है वो ज्यादा समय तक दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में हमें ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में हमें शीत ऋतु देखने को मिलती है दिसंबर के महीने में। ठीक है ना। अब आप इस तस्वीर से समझिए। जैसे ये तस्वीर दिखा रहा है कि जून माह में उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक तीव्र सूर्य का प्रकाश है, ये जून का महीना है, और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये एक्सेस रहा हमारा, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव जो है, वहां पे जून के महीने में अक्सर आपको देखने को मिलेगा जो सूर्य का प्रकाश है वो लंबवत रहता है। विषुवत रेखा पर आपको सूर्य का प्रकाश वर्ष भर लंबवत रहता है। अब जब हम कर्क रेखा की बात करते हैं, तो जून के महीने में आप देखेंगे कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत हो जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है सूर्य की किरणें ज्यादा प्रकाश इसका मिलता है। सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में ही ज्यादा मतलब केंद्रित हो जाती है, इसलिए उसकी तीव्रता में ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जून के महीने में सूर्य लंबवत होता है, इसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में ठीक उल्टी स्थिति हो जाती है। अब देखिए, जो दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है। ये जो मकर रेखा है, दिसंबर के महीने में यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, और जो उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश है, ये जो आपका कर्क रेखा है, और ये ऊपर के जो उत्तरी गोलार्ध के
क्षेत्र हैं, इतने क्षेत्र में आप देखेंगे सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। तो तिरछी किरणें जो है वो ज्यादा प्रकिरणित, उनका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा हो जाता है। उनका आप देखेंगे जो स्कैटरिंग ज्यादा होने की वजह से उनकी तीव्रता में कमी आ जाती है, इनको ज्यादा दूरी भी तय करनी पड़ती है, तो इस वजह से भी उत्तरी गोलार्ध में इनकी तीव्रता में कमी आ जाती है। और दिसंबर के महीने में हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में जो है वो हमें शीत ऋतु देखने को मिलती है। ठीक बात है। अब देखिए, हमारी पृथ्वी पे जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करते हैं, तो सूर्य की किरणें जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में लंबवत रहती है। ठीक बात है। तो उत्तरी गोलार्ध में सभी स्थानों पर पृथ्वी जो है वो 24 घंटे के घूर्णन काल में से 12 घंटे से ज्यादा ज्यादा समय तक प्रकाश प्राप्त करते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, ये पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी का जो अक्ष है वो अगर ऐसे होता तो उत्तरी गोलार्ध में 12 घंटे दिन होता और दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे की रात होती, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब चूंकि हमारी जो एक्सिस है वो इस तरीके से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इस वजह से होता क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में जो समय है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो किसी किसी स्थान पे 12 घंटे से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो 12 घंटे से कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य जो माफ कीजिएगा, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसे झुकाव की मदद से हमारे उत्तरी गोलार्ध के कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पे जो सूर्य का प्रकाश है वो 12 घंटे से ज्यादा आते हैं, और इसके पीछे का कारण यही अक्षीय झुकाव है। आपने 66.5 डिग्री जो है लैटिट्यूड, उसका नाम जरूर सुना होगा। 66.5 डिग्री का महत्व दोस्तों इसीलिए है कि जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो ये जो 66.5 डिग्री का अक्षांश है, इस 66.5 डिग्री के ऊपर के जो अक्षांश है, यानी 66.5 से लेके 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अगर हम बात करें, तो जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होता है तो 66.5 से लेके 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आप देखेंगे कि 24 घंटे की दिन आपको देखने को मिलेगा। 66.5 डिग्री से ऊपर के अक्षांश में और 90 डिग्री से मतलब इन दोनों अक्षांशों के बीच में सूरज जो है वो कभी भी क्षितिज से नीचे नहीं जा पाता है। इसका मतलब कि सूर्यास्त कभी भी नहीं होता है, और हमेशा ही आपको दिन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए 66.5 डिग्री जो है वो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड बन जाता है, क्योंकि 66.5 डिग्री वो मैक्सिमम एक्सटेंट है जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में होने की वजह से, जहां पे दिन होता है। और 66.5 डिग्री के बाद आप देखेंगे जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में है तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हम बात करें, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर यानी 90 डिग्री तक वहां पे जो है वो हमेशा अंधेरा रहता है, कभी भी सूरज क्षितिज से ऊपर नहीं आता है। तो इसी अक्षीय झुकाव की मदद से कई सारे परिवर्तन हमारे अर्थ पे देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी हो जाते हैं जहाँ पे 12 घंटे से ज्यादा समय तक सूरज का प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक बात है। और वहीं उसी समय पे जो है कुछ स्थान ऐसे होते हैं दक्षिणी गोलार्ध में जहाँ पे 12 घंटे से अधिक समय तक अंधकार रहता है। दिसंबर के महीने में सेम चीज उल्टी हो जाती है। दिसंबर के महीने में जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे जो सूर्य प्रकाश है वो 12 घंटे से ज्यादा रहता है, और उत्तरी गोलार्ध में हम देखते हैं दिसंबर के महीने में सूर्य प्रकाश 12 घंटे से कम रहता है। तो ये जो है वो बिल्कुल विपरीत होती रहती है स्थिति जून और दिसंबर के महीने में। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे आपको कुछ फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे पृथ्वी पर जो अलग अलग ऋतु आते हैं उसके सामान्यतः दो कारण बताए जाते हैं जो कि गलत है। पहला कारण तो ये बताया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है और वह सूर्य के समीप होता है। ऐसा नहीं होता है। उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर नहीं झुकता है। हालांकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आप देखेंगे तो अक्सर कम और ज्यादा होती रहती है। हम इसको आप पेरीहिलियन और एपीहिलियन के नाम से भी जानते हैं, यानी उपसौर और अपसौर के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में मैंने आपको छठी क्लास में बताया है। उपसौर ऐसी स्थिति है जब अर्थ और सन, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो मिनिमम होती है। ठीक बात है, इसको हम उपसौर कहते हैं। और जब सन और अर्थ इन दोनों के बीच में दूरी जब मैक्सिमम होती है तो हम इसको अपसौर की स्थिति कहते हैं। ठीक बात है। दूरी तो हमारे पृथ्वी पे उत्तरी गोलार्ध में जब आप देखेंगे सूरज रहता है, तो ऐसा नहीं है कि सूरज के पास हो जाता है। सूरज के और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम जनवरी के महीने में होती है, और जनवरी के महीने में सूरज तो दक्षिणी गोलार्ध में रहता है ना। तो ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में रहने के बाद जो सूरज है वो उत्तरी गोलार्ध की ओर कैसे झुक सकता है कि नहीं? तो इसलिए जो हम मानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सूरज जो झुक जाता है तो वो सूरज के समीप हो जाता है, ऐसा नहीं होता। उत्तरी गोलार्ध में जब सूरज होता है तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो आप टिल्ट देख रहे हैं 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री का टिल्ट इसका कारण है कि पृथ्वी के ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है। और पृथ्वी की कक्षा अंडाकार है। मैंने आपको बताया दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जो पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर लगाती है।
तो पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होने के कारण जो अलग अलग दूरियां होती है उसका फर्क पड़ता है, उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसका फर्क लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, और उपसौर और अपसौर की स्थिति में सूरज की किरणों में ज्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन दोनों ही अवस्था में, चाहे उपसौर की अवस्था हो चाहे अपसौर की अवस्था हो, दोनों ही अवस्था में जो दूरियों में परिवर्तन होता है पृथ्वी और सूर्य की दूरियों में, और उससे जो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होती है, उसकी वजह से ऋतुएं नहीं आती है। ऋतु आने का कारण क्या होता है? पृथ्वी का परिक्रमण सूरज के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, और पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है ये। ठीक है, तो इस अक्षीय झुकाव की मदद से जो हमें ऋतु में परिवर्तन, और परिक्रमण की वजह से हमें ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, जिसको हम उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक बात है। फिर उसके बाद उत्तर अयनांत के बाद दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध में घटने लगती है। इसका मतलब ये अगर पृथ्वी है, पृथ्वी में ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ठीक है, तो 21 जून को कर्क रेखा पर पृथ्वी जो सूरज है वो लंबवत होता है, और इसी दिन को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक बात है। और उत्तर अयनांत के बाद पृथ्वी जो सूरज है वो फिर से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ दिशा करने लग जाता है, और इसके बाद यानी 21 जून के बाद से उत्तरी गोलार्ध में जो दिन की अवधि है वो धीरे धीरे छोटी होने लगती है। ठीक है। और फिर दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे जो दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे जो 22 दिसंबर है, वहां पे सूरज जो है वो मकर रेखा पर लंबवत हो जाता है। ठीक है, और इसको हम दक्षिण अयनांत कहते हैं, यानी कि सूरज कर्क रेखा पर लंबवत होता है 21 जून को, जिसको हम उत्तर अयनांत कहते हैं। और आप देखेंगे 23 सितंबर, माफ कीजिए 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को यह मकर रेखा पर लंबवत होता है, जिसको हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। ठीक है, तो दक्षिण अयनांत आप जब देखेंगे 22 दिसंबर को सूरज जो लंबवत होता है मकर रेखा पर, तो उस दिन जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पे, माफ कीजिए जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास आप देखेंगे दिन 12-12 घंटे के होते हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखिए ये है विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। अगर विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ जाएगी तो जाहिर सी बात है कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ भी सूरज जो है वो आएगा। ठीक है, तो दो बार आपको विषुवत रेखा से सूरज गुजरता हुआ दिखता है। एक बार 21 मार्च को, जिसको हम ठीक है, इसको इसको हम वसंत विषुव कहते हैं, यानी जब विषुवत रेखा पर सूरज होता है तो इसको विषुव की स्थिति कहते हैं। और चूंकि विषुवत रेखा से दो बार सूरज होके गुजरता है, एक बार मार्च में और एक बार सितंबर में, 23 सितंबर को भी जो विषुवत रेखा से है वो सूरज होके गुजरता है, यहाँ पे लंबवत होता है। तो 21 मार्च वाले को हम वसंत विषुव कहते हैं, और फिर जो 23 सितंबर वाला जो विषुवत रेखा पर सूरज लंबवत होता है तो उसको हम हेमंत विषुव कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव पर जो विषुव दिवस है 21 मार्च को, तो सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, और फिर सतत 6 माह तक आकाश में बना रहता है। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए पृथ्वी का ये जो अक्षीय झुकाव है, इसकी वजह से जो 66.5 डिग्री के का जो लैटिट्यूड है, इसके ऊपर के जितने भी अक्षांश है, यानी 66.5 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, तो जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में लंबवत है, आप ध्यान से सुनिएगा, सूरज उत्तरी गोलार्ध में लंबवत है, ठीक बात है, तो 66.5 डिग्री जो अक्षांश है उसके ऊपर के अक्षांशों में कभी भी रात नहीं होती। 6 महीने का दिन होता है। रात नहीं होती कहने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे दिन जो सूरज है वो सर के ऊपर चमकता है। रात नहीं होने का मतलब है कि सूरज कभी भी क्षितिज से ऊपर, क्षितिज से नीचे नहीं जाता। क्षितिज क्या होता है? क्षितिज वो लाइन होती है जिसके ऊपर आने पे सूरज हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तरी ध्रुव पर जब विषुव दिवस 21 मार्च को होता है तो सतत 6 माह तक आकाश में बना रहता है, और 22 सितंबर को सूर्य अस्त हो जाता है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर इसके विपरीत व्यवहार परिलक्षित होता है। इस प्रकार ध्रुवीय प्रदेशों पर सतत 6 माह तक सूर्य चमकता है, और उसके बाद आगामी 6 महीनों तक वहां अंधकार बना रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखेंगे। यानी जैसे ही विषुवत रेखा है पे सूर्य 21 मार्च को पहुंचा, उसके बाद से जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे दिन की अवधि बढ़नी शुरू हो जाती है, और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे 6-6 महीने के दिन होते हैं, वहां पे जो रात है वो नहीं होती। रात नहीं होने का मतलब सूरज क्षितिज से नीचे नहीं जाता, सूरज हमेशा अपनी रोशनी आकाश में फैलाता रहता है। और फिर जैसे ही 23 सितंबर को सूरज फिर से विषुवत रेखा पे आता है, ठीक है, तो 23 सितंबर के बाद से फिर यहाँ पे जो 6 महीने का दिन था इसमें धीरे धीरे कमी आती रहती है, और जब यहाँ पे 22 दिसंबर को आप देखेंगे मकर रेखा पर पहुंचता है, तो उत्तरी ध्रुव के आसपास 6 महीने की रात आपको देखने को मिलेगी। वहां पे जो सन है वो क्षितिज से ऊपर ही नहीं आता, यानी कि सूर्योदय होता ही नहीं। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलती है। आई होप मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आप समझ पाए होंगे। नहीं भी समझ पाए होंगे तो अगर आपने इसको समझ लिया कि विषुवत रेखा, इस फैक्ट को याद कर लिया कि जो विषुवत रेखा पे सूरज दो बार लंबवत पड़ता है, एक बार 21 मार्च को, दूसरी बार 22 सितंबर को,
और एक कर्क रेखा पे लंबवत पड़ता है 21 जून को और फिर 22 दिसंबर को। तो ये डेट आपको याद रखना है। कैसे पड़ता है, इसका क्या प्रभाव होता है, अगर यहाँ पे नहीं समझ आया तो फिर मैं जब ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब हम बात करते हैं ग्रहण के बारे में। तो दोस्तों, ग्रहण क्या होता है? ग्रहण सबसे पहले समझिए कि दो तरीके के होते हैं, एक तो सूर्य पे लगता है, दूसरा चंद्र पे लगता है। ग्रहण का मतलब होता है प्रकाश का हम तक नहीं पहुंचना। अगर सूरज का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच रहा है तो हम इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। और अगर सूरज का प्रकाश जो चंद्रमा पे जाता है तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश हमारी अगर पृथ्वी तक नहीं पहुंच रहा है तो हम उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब ये जो सूर्य ग्रहण है, इसकी स्थिति आपको दो तरीके की देखने को मिलेगी। एक तो सूर्य ग्रहण दो प्रकार के होंगे, आंशिक और पूर्ण। यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण में हमें कुछ क्षेत्रों में कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल अंधेरा देखने को मिलता है, सूरज हमें दिखेगा ही नहीं। और आंशिक सूर्य ग्रहण में हमें पूरा सूर्य नहीं दिखेगा, सूर्य कट के दिखता है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है? सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अब आप सोचेंगे कि सूरज तो बहुत बड़ा है, चंद्रमा तो उसकी तुलना में बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो चंद्रमा आखिरकार बीच में आने से कैसे सूर्य ग्रहण लगवा देता है? देखिए, किसी भी वस्तु का जो हम प्रतिबिंब अपनी आंखों से देखते हैं, वो उसका आभासी आमाप होता है। आभासी आमाप कहने का मतलब कि जो हमें दिखता है वो वास्तविक नहीं होता। सूरज क्या हमें जितना बड़ा दिखता है वो उतना बड़ा ही है? नहीं, ये हमें आभासी आमाप दिखाता है। ठीक बात है। और ये आभासी आमाप आमाप इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी आंख और उस वस्तु के बीच की दूरी ये कितनी है। तो चूंकि सूरज की तुलना में चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज्यादा पास है ना, इसलिए चंद्रमा हमारे बहुत ज्यादा पास होने की वजह से सूरज से आने वाली किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक सकता है। ये हमें ज्यादा बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि सूरज और चंद्रमा आकार में दोनों ही हमें आसमान में सेम ही दिखते हैं। लेकिन चूंकि चंद्रमा हमारे पास है और सूरज हमसे बहुत दूर है, इसलिए सूरज का प्रकाश जो है वो चंद्रमा रोक पाता है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, आप इस तस्वीर से समझिए कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। ठीक है, अब ये सूरज है, सूरज का प्रकाश आया चंद्रमा पे, चंद्रमा ने क्या किया, अब चंद्रमा पृथ्वी के सामने है। ठीक है, तो ये इस चंद्रमा ने इतनी दूर, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इतनी दूर पर क्या किया, सूरज का प्रकाश बिल्कुल ही नहीं पहुंचने दिया, और इस जोन को हम कहते हैं अम्बरा। ठीक है, और उसके बाद ये जो आप हल्का जो काला देख रहे हैं, ये जो गाढ़ा काला है, इसको इस जोन को हम कहते हैं अम्बरा। यहाँ पे हमको पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। कैसा सूर्य ग्रहण? पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो हल्का सा जो देख रहे हैं आप, ये वाला इलाका जो ज्यादा गाढ़ा काला नहीं है, इस वाले इलाके को हम कहते हैं पेनम्बरा। पेनम्बरा में हमें पार्शियल इक्लिप्स यानी अंशतः जो सूर्य ग्रहण है, आंशिक सूर्य ग्रहण है, वो देखने को मिलता है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से चंद्रमा इतना छोटा होने की वजह से भी एक ऐसा जगह पे, कहीं एक मतलब छोटी सी जगह पे सूरज की किरणों को पहुंचने ही नहीं देता, और कुछ जगह पे सूरज की किरणों को अंशतः पहुंचने देता है, जिसकी वजह से सूर्य कटा हुआ प्रतीत होता है ना। तो दो जोन होते हैं, चंद्रमा जो है वो दो जोन बनाता है, एक अम्बरा जोन बनाता है और दूसरा पेनम्बरा जोन बनाता है। तो अम्बरा जोन में आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा, और फिर जो पेनम्बरा जोन होता है वहां पे आपको आंशिक सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सूर्य ग्रहण लगता है, जिसमें स्थिति क्या होती है, सूरज और पृथ्वी इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन जब आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा से देखें, दोबारा से इस पर खुद से सोचें, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण का मतलब क्या है? तो जब चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता है तो हम कहते हैं चंद्र ग्रहण की स्थिति है। चंद्र ग्रहण की स्थिति में सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। यानी जो हम चंद्रमा को देख पाते हैं वो इसलिए देख पाते हैं क्योंकि सूरज का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचता है और ये प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी तक आ जाता है, और तब हम चंद्रमा को देख पाते हैं। लेकिन अगर सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो सूरज का प्रकाश पृथ्वी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, और इस वजह से चंद्रमा हमें नहीं दिखता, तो हम कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लग गया। चंद्र ग्रहण भी आपको दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक होता है आंशिक, दूसरा होता है पूर्ण। आंशिक चंद्र ग्रहण में आपको चंद्रमा कटा हुआ दिखता है और पृथ्वी द्वारा सूर्य प्रकाश का अंशतः अवरोध किया जाता है। पूरी तरीके से पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से नहीं रोकती। लेकिन जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है तो पृथ्वी सूर्य प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से पूर्णतः रोक देती है, और ऐसी स्थिति में हमें चंद्रमा दिखता ही नहीं। तो ये होती है चंद्र ग्रहण की स्थिति। आप इसको इस तस्वीर से समझिए, सूरज की किरणें पृथ्वी तक पहुंची, ठीक बात है, और पृथ्वी की जो छाया है वो छाया जो है वो पृथ्वी के चंद्रमा के इन सारे क्षेत्रों पे पड़ गई। तो इस वजह से चंद्रमा, जो कि चंद्रमा का ये भाग बिल्कुल ही ढक गया, और पीछे आप देख सकते हैं
माफ कीजिएगा। तो चंद्रमा का ये जो भाग है वो पूरी तरीके से अब हमें विजिबल नहीं होगा, और कुछ ऐसे भाग होंगे जो हमें कटे कटे दिखेंगे, क्योंकि जो पृथ्वी है वो पूरी तरीके से चंद्रमा को जब ढक लेगा तो हमें पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है, और जब अंशतः ढकेगा तो हमें आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। तो जब पृथ्वी के अम्बरा जोन में जो चंद्रमा आ जाएगा तो हमें पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है, और पेनम्बरा जोन में हमें अंशतः आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। ठीक बात है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पीछे करके और थोड़ा सा स्पीड कम करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में कई सारे ऐसे प्राचीन भारत के खगोल शास्त्रीय ग्रंथ हैं जो कि पहले से ये बताते हैं कि हम कैसे चंद्र ग्रहण की गणना कर सकते हैं, जो सूर्य ग्रहण है उसकी गणना कर सकते हैं। और इसमें सबसे प्रमुख ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत में इस बात का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि हम चंद्र ग्रहण को कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कुछ तथ्य दिए हुए हैं, जैसे कोडाई कनाल सौर वेधशाला के बारे में दिया गया है, जो कि दक्षिण भारत की जो पालनी पर्वत श्रृंखला है वहां पे अवस्थित है। इस कोडाई कनाल सौर वेधशाला की स्थापना 1899 में की गई थी, और 100 वर्ष से ज्यादा समय से ये सूर्य संबंधी जानकारी हमको प्रदान कर रहा है। और इसका संचालन कौन करता है? तो भारत के भारतीय खगोलिकी संस्थान द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे एक वैज्ञानिक से हमारा परिचय करवाया गया है जिनका नाम है M.K. वेणु बप्पू। ये आधुनिक भारतीय खगोलिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने भारत में कई सारे यंत्रों और कई सारे दूरदर्शकों को, जैसे नैनीताल हो गया, उसके वहाँ के नैनीताल के निकट आप देखें कि मनोरा शिखर है, फिर केवलुर है, तो वहाँ पे दूरदर्शकों की स्थापना किया इन्होंने। साथ ही साथ जो केवलुर की वेधशाला है इन्हीं के नाम पे रखा गया उसका नाम। इन्होंने मुख्यतः तारों पर बहुत ज़्यादा काम किया था और एक धूमकेतु की भी खोज की थी। इन्होंने सूर्य ग्रहण का अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के अलग-अलग भागों की यात्रा भी की, ताकि सूर्य ग्रहण कैसा दिखता है, उसके पीछे के क्या कारण है, और सूर्य ग्रहण से संबंधित और भी कई सारी ज़रूरी बातें उसको ये दुनिया को बता सके। तो इस तरीके से दोस्तों आज के सेशन में हमने क्या-क्या बात की, एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में बात की। ये गतियाँ 2 प्रकार की थी। हमने बात की घूर्णन के बारे में, हमने बात की परिक्रमण के बारे में। घूर्णन की वजह से हमें दिन और रात देखने को मिलता है, वहीं परिक्रमण की वजह से हमें ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक बात है। और ऋतुओं में परिवर्तन के लिए पृथ्वी पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री का, वो झुकाव भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके बाद हमने बात की सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कैसे स्थिति होती है। और इसके बाद हमने कुछ फैक्ट्स देखे, जैसे M.K. वेणु बप्पू नामक वैज्ञानिक के बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे कोडाई कनाल की स्थापना जो है वो हमारे खगोलिकी विज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, क्योंकि 100 वर्ष से ज्यादा समय से ये सूर्य से संबंधित जानकारी हमको दे रहा है। फिर हमने सूर्य ग्रहण के बारे में और भी कई सारी बातें देखी, कि पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है, आंशिक चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो आज के सेशन में मैंने जो भी बातें आपसे डिस्कस करने की कोशिश की दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। और नहीं भी समझ में आया तो प्लीज वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके दोबारा इसको देखें तो आपको जरूर समझ में आएगा। और ज्योग्राफी में एक बार फिर से मैं इन सारी चीजों को बताने वाला हूँ, इन सारे पोजिशंस को, इन सारे प्रोसेसेस को मैं बताने वाला हूँ। तो आप घबराएं नहीं, सारी चीजें आपकी कवर होगी और आपका बेस इस तरीके से बनेगा कि आप यूपीएससी में या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी में आप एक्सेल कर पाएंगे और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले एनसीईआरटी के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना